अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैंने सोचा कि हमारा घर भी पहले देहात में था, अब हम शहर में आए हुए हैं। हम शिफ्टेड हुए थे 2015-16 में। तो आज मेरा दिल किया कि मैं गांव में चलता हूं, आपको भी गांव की मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं वो दिखाता हूं और गांव का माहौल दिखाता हूं, देहात का। वहाँ पर जो हरियाली है, वहाँ पर जो फसलें हैं वो कैसी, कौन कौन सी फसलें इस वक्त उगी हुई हैं और उनकी क्या प्रोग्रेस है। तो आप भी मेरे साथ चलें। आपको आज हम देहाती जो है गांव की लुक दिखाते हैं और गांव की सिचुएशन कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी फसलें इस वक्त उगी हुई हैं, कैसे वहाँ पर पौधे हैं, ठंडक का एहसास है या वहाँ पर भी शहरों की तरह गर्मियाँ हैं। आइए तो मेरे साथ चलें। वीवर, अब मैं पहुंचा हुआ हूं, यहाँ पर देहात में पहुंच गया हूं और ये जो है इस वक्त मुझे एक बहुत प्यारी जो है वो तिल की फसल नज़र आई है। तिल यहाँ पर उगे हुए हैं जो कि माशाल्लाह मेरी कद के बराबर हैं, तकरीबन 6 फुट के बराबर इस तिल की फसल उगी हुई है। बड़ी शानदार, बड़ी बेहतरीन इन पर मेहनत की गई है और ये किसानों की मेहनत का नतीजा है कि पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चर में काफ़ी आगे है। लेकिन गवर्नमेंट इनको सपोर्ट नहीं करती जितना करना चाहिए, लेकिन फिर भी किसान जो है वो जैसे तैसे अपनी मदद आपके तहत इन फसलों पर मेहनत करते हैं और इन फसलों पर अपना सार धड़ की बाजी लगाते हैं जिनसे ये फसलें तैयार होती हैं। अब ये तिल की फसल जो है माशाल्लाह से 3-4 माह की फसल है और बड़ी ही प्रॉफिटेबल फसल है। अगर ये अच्छी हो जाए, इसको कोई बीमारी ना लगे, इस पर मेहनत की जाए, तो आप इससे किसान जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट हासिल कर सकते। देहात का मौसम जो है ना, देहाती इलाका, देहात की जगह वाकई ही खूबसूरत भी होती हैं और ठंडी भी होती हैं। अब मैं यहाँ पहुँचा हुआ हूँ, ये एक शहतूत का दरख्त है बड़ा सा, उसके नीचे बहुत घनी छाँव है। बड़ा ये एक बहुत बड़ा दरख्त है शहतूत का, जिसके नीचे ठंडक का एहसास यकीनन तौर पर मुझे भी हो रहा है और हर किसी को होता होगा। जहाँ जो लोग भी देहातों में रहते हैं उन्होंने अपने घरों में बड़े बड़े दरख्त लगाए होते हैं शहतूत के, मुख्तलिफ़ और जो छाँव वाले दरख्त होते हैं। बाज़ औक़ात आम के दरख्त भी होते हैं, बाज़ औक़ात वो बेरी के दरख्त भी लगे होते हैं या और भी। अब ये जो शहतूत का दरख्त है ये बहुत ज़्यादा घनी इसकी छाँव है और ये बहुत ज़्यादा ठंडा का एहसास दे रहा है। इसके साथ ही ये एक बहुत प्यारी जो है कपास की फसल उगी हुई है, जहाँ पर ये काटन जो है, पाकिस्तान काटन प्रोड्यूस करने में चंद जो बड़े ममालिक हैं, पाकिस्तान का शुमार भी उन्हीं ममालिक में होता है। और ये काटन की फसल भी एक बड़ी प्रॉफिटेबल फसल है। किसान अगर इस पर मेहनत करते हैं और अपना सर धड़ की बाजी लगाते हैं तो इससे भी वो काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हैं। और ये फसल जो है ये भी चंद माह के अंदर जो है वो तैयार हो जाती है। और लेकिन इस पर बीमारी वगैरह का हमला ज़्यादा होता है। अगर स्प्रे वगैरह प्रॉपर किया जाए तो ये कपास की फसल भी काफ़ी प्रॉफिटेबल है और ये पाकिस्तान का शुमार दुनिया के चंद काटन प्रोड्यूसर कंट्री में टॉप पर है। और पाकिस्तान की काटन बड़ी खालिश भी होती है और लेकिन बीमारियों का हमला इस पर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से किसानों का ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है और इस पर बहुत ज़्यादा स्प्रे करने पड़ते हैं, खादें वगैरह भी इसको देनी पड़ती हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो किसानों को प्रॉपर तौर पर अवेयर करे कि किस मौके पर आपने इनको स्प्रे करनी है और कौन कौन सी स्प्रे करनी है। और जो स्प्रे है वो थोड़ी सस्ती भी बनानी चाहिए, किसानों को सस्ते दामों जो है वो स्प्रे प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो इस फसल में ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाल हो सकें और इस फसल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके और पाकिस्तान की इकानमी में अपना एक रोल प्ले कर सके। और जो काटन है वो पाकिस्तान की इकानमी में लाजमी तौर पर एक बड़ा जो है वो रोल प्ले करती है। अब ये देखें, ये काटन की फसल जो है वो काफ़ी बड़ी हुई है, ये भी काफ़ी ग्रोथ इसकी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अब इस पर फूल वगैरह भी लग रहे हैं जो कि जल्द ही बड़े होकर ये पक भी जाएगी और किसान जो है इससे काटन को प्रोड्यूस करेंगे और सप्लाई करेंगे पूरे पाकिस्तान में। अब मैं पहुंचा हूं एक बाग में, जहां पर माल्टे का ये बाग है और बाग के अंदर ये बड़ा खूबसूरत बाग है जिसमें माल्टे जो है वो तैयार हैं। तकरीबन ये लगे हुए हैं जी, बहुत बड़ा बाग है माल्टों का, जहां पर माल्टे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने फल जो है इन पर लगा हुआ है। लाजमी तौर पर जिस किसान का ये बाग है
وہ اس پر محنت کرتا ہوگا جس کا اس کو رب جو ہے وہ صلہ بھی دے گا. اور یہ مجھے اس باغ میں بڑا ہی، اس باغ کے جتنے بھی پودے میں نے دیکھے ہیں ان پر مالٹے جو ہے وہ بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں، بہت زیادہ مالٹے لگے ہوئے ہیں اس پر. اور یہ مالٹے محنت کسان کریں گے، ایفرٹ کریں گے، دھوپ میں ان کے نیچے وہ کھدائیاں وغیرہ کرتے ہیں، ان کے نیچے درخت جھاڑیاں وغیرہ نکالتے ہیں، ان کو پانی دیتے ہیں، کھادیں دیتے ہیں، پھر کھاتے ہم جیسے لوگ ہیں. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب کسان کی باری آتی ہے ان کو بیچنے کی تو کسان کو جو پراپر ایک پرافٹ ہوتا ہے وہ نہیں دیا جاتا، کسان کو اس کا پراپر معاوضہ نہیں دیا جاتا. جہاں پر بھی کسان انہیں یہ باغات لگائے ہوئے ہیں، جو بھی فصلیں اگاتے ہیں، محنت کسان کرتے ہیں، لیکن اینڈ پر آڑتی کسانوں سے جو ہے وہ اونے پونے داموں لے لیتے ہیں، خود اس سے زیادہ پرافٹ کماتے ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ کسانوں کے لیے ایک پراپر منڈیاں قائم کرے. گورنمنٹ بے شک اپنے انڈر جہاں پر ان کسانوں کے جو بھی فصل ہے اس کو پرچیز کریں اور آگے گورنمنٹ جو ہے وہ سیل کرے، تو اس سے گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے اور کسانوں کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے. اب گاؤں میں پہنچا ہوں ایک ٹیوب ویل پر. یہاں پر بچے بھی نہا رہے تھے، میں بھی نہا رہا ہوں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے. گرمی کا احساس ختم کرنے کے لیے ٹیوب ویل پر نہانا بہت ضروری ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے بھی یہاں نہانے کا دل کر گیا. اور یہ اس کا ایک سوئمنگ پول کی طرح اس کی جگہ بنی ہوئی ہے بڑی پیاری، جو کہ آپ کو میں دکھاتا ہوں. یہ بڑا پیارا اس کا جو ہے نہانے کی جگہ بنی ہوئی ہے. ایک چل یہ لگ رہا ہے اس کا، لیکن نہانے کی جگہ انہوں نے اسپیشل یہاں بنائی ہوئی ہے. کافی گہرا حصہ ہے، یہاں پر جو ہے وہ میں نہا رہا ہوں. بے شک آپ موٹر پر جتنا بھی نہاتے رہیں، لیکن جب آپ ٹیوب ویل پر آ کر نہائیں گے تو یہاں پر آ کر آپ کو واقعی ایک ٹھنڈک کا احساس ہوگا اور آپ فیل کریں گے ٹھنڈک، اور لازمی طور پر آپ کی جو ہے وہ گرمی ختم ہو جائے گی. موٹر پر آپ جتنا بھی نہاتے رہیں گھر میں تو آپ کی ٹھنڈک، آپ نہا کر نکلیں گے آپ کو فوراً گرمی کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن یہاں پر ٹیوب ویل پر جب آپ نہائیں گے تو آپ کو لازمی طور پر کچھ دیر نہانے کے بعد آپ کو کولنگ فیل ہوگی، اور بے شک گرمی جتنی بھی ہو آپ کو شیورنگ محسوس ہوگی، آپ کانپنا شروع ہو جائیں گے جب آپ زیادہ یہاں نہائیں گے. تو اسی طرح دیہاتوں میں یہ مزہ بڑا ہے کہ وہ جو ہے نا ٹیوب ویل پر بچے بڑے آ کر نہا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو. اور اس کی مزہ یہ ہے کہ اس ٹیوب ویل کے اوپر بہت پیارے پیارے گھنے درخت لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے نہانے کی جگہ پر ٹھنڈک بھی ہے، ٹھنڈ بھی ہے. اوپر درختوں کی دھوپ نہیں ہے، ٹھنڈ ہے. ویسے عام طور پر اگر آپ نہانے جاتے ہیں سوئمنگ پول وغیرہ پر تو وہ اوپن ایریا ہوتا ہے، اوپر دھوپ لگتی ہے آپ کو، لیکن یہاں پر جو ہے آپ کو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر کافی گھنے درخت ہیں جو میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں. یہ ایک درخت کا پودا لگا ہوا ہے، یہ دوسرا پودا لگا کھڑا ہے، اور اس کے اوپر کافی زیادہ چھاؤں ہے اس جو ہے وہ ٹیوب ویل کے اوپر، جس کی وجہ سے یہاں پر نہانے میں کافی زیادہ ٹھنڈ فیل ہوتی ہے، اپنے آپ کو ٹھنڈا فیل کرتے ہیں. لازمی طور پر یہاں نہانے میں کافی مزہ آتا ہے. اب جب تک آپ ڈبکیاں نہ لگائیں، نہائیں نہ، تو مزہ ہی نہیں آتا. تو پھر ڈبکیاں بھی لگانی چاہیے، نہانا بھی چاہیے، اور فل ٹائم آپ کو انجوائے کرنا چاہیے. اسی لیے میں بھی اس میں ڈبکیاں لگا رہا ہوں، انجوائے کر رہا ہوں. اور یہ ہر ایک انسان کو لازمی طور پر ٹیوب ویل وغیرہ پر نہانے جانا چاہیے. ٹیوب ویل پر نہانے کے بعد اب میں نکل چکا ہوں اور مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ کا احساس ہو رہا ہے، کافی زیادہ ٹھنڈ کا احساس، کیونکہ ٹیوب ویل پر نہانے کے بعد میں تو شیورنگ ہو رہی تھی مجھے. اور یقینی طور پر یہ 100% درست ہے کہ جب آپ ٹیوب ویل پر 20-30 منٹ، آدھا گھنٹہ نہائیں گے تو آپ کو اتنی زیادہ ٹھنڈ احساس ہوگا کہ آپ سمجھیں گے کہ میں کوئی سردیوں میں آ گیا ہوں. اور یہاں پر اب تو ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور نہانے کے بعد تو وہ واقعی بہت زیادہ ٹھنڈی فیل ہو رہی ہے. اب میں یہاں سے نکل رہا ہوں اور دیکھتا ہوں آگے اگر کوئی چیز ایک اسپیشل کوئی نظر آتی ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. نہانے کے بعد جب میں نکلا یہاں کروڑ لالی سن میں، یہ زراعت کے پیچھے ایک
फार्म है जहाँ पर मैं निकला तो एक दूर से जो है ना, यहाँ पर भी बड़ी बड़ी तिल की फसल मौजूद है और एक बहुत बड़ी झाड़ी भी मुझे नज़र आई, एक घास भी मौजूद है, घास एक उसका ज्वार का घास भी है। और साथ ही यहाँ पर मुझे जो है ना एक मज़ार टाइप नज़र आया, छोटा सा दरख्तों के बीच में दरमियान में दूर से। उसके ऊपर एक छत सी भी बनी हुई है और उसके साथ बड़े फूल वगैरह भी लगे हुए हैं। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, आपको भी मैं दिखाता हूँ। ये है वो मज़ार जिसके साथ जी बहुत ज़्यादा फूल वगैरह भी लटकाए हुए हैं, परिंदों के घोंसले टाइप जो है वो भी लटकाए हुए हैं, छत भी बनी हुई है और इसके ऊपर अल्लम वगैरह भी लगे हुए हैं और इसको बड़ा डेकोरेट किया गया है। तो सिंपल सी देहाती इलाके में फसलों के दरमियान में ये मौजूद है, इसके साथ दरख्त वगैरह भी लगे हुए हैं। और इसको मैंने एक यहाँ से जाने वाले शख्स से पूछा दूर से कि ये जो मज़ार टाइप मुझे नज़र आ रहा है ये किसका है। तो उसने मुझे कहा कि ये जी पीर करियाँ वाला है, उसका एक मज़ार है। वो बड़ा अल्लाह का नेक आदमी था और यहाँ उसका टाइम गुज़रता था ज़्यादातर इसी खेतों के अंदर। तो जब वो मरा तो उसका यहाँ खेतों में ही उसका एक मज़ार टाइप छोटा सा बनाया गया है, छत वगैरह लगी हुई है और उसके साथ बहुत फूल वगैरह लगे हुए हैं। है देहाती इलाके में, बिल्कुल फसलों के दरमियान ये मौजूद है और इसके मज़ार के साथ फूल वगैरह काफ़ी लगे हुए हैं और इसकी छत भी छत जो है वो पक्की छत जो है वो बनी हुई है, एक शेड टाइप बना हुआ है और इसके नीचे ये जी प्याले वगैरह भी रखे हुए हैं लाजमी तौर पर। उससे फिर मैंने पूछा कि यहाँ पर कोई लोग भी आते हैं या नहीं आते। तो उसने कहा कि यहाँ पर बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मन्नतें वगैरह मांगने के लिए। और ये एक बहुत बड़ी झाड़ी भी इसके साथ मौजूद है और ये पौधे भी, इसके चारों तरफ पौधे भी मौजूद हैं, फसलें भी बिल्कुल फसलों के बीच में। दूर से जब थोड़ा दूर से मुझे नज़र आई, पहले तो मैं भी करोड़ में रहता हूँ, मुझे भी इसका पता नहीं था, लेकिन आज जब मैं यहाँ सीड फार्म के बहर नहाने के लिए आया तो नहाने के बाद जब मैं निकल कर जा रहा था तो मुझे ये नज़र आया। तो मुझे हैरानी हुई, तजस्सुस भी हुआ कि ये क्या है। तो मैं यहाँ आया और यहाँ मुझे एक आदमी भी मिला जिसने ये बताया कि मैंने पूछा ये किसका मज़ार टाइप बना हुआ है। तो उसने कहा ये जी एक पीर साहब थे, पीर करियाँ वाला, वो यहाँ रहते थे और यही उनका मज़ार है और लोग अब भी यहाँ पर दूर दूर से मन्नतें मांगने के लिए आते हैं। अब ये अल्लाह जानता है कि क्या उनकी करामात हैं, क्या हैं। आजकल पाकिस्तान में पीर परस्ती का दौर तो वैसे अरूज पर है, हर जगह जहाँ भी जाएं मज़ार भी मौजूद हैं, पीर भी मौजूद हैं, क्योंकि लोगों के अल्लाह ताला पर एतकाद कम हो चुके हैं और वो बस पीरों फ़कीरों के मसाइल भी ज़्यादा हैं। आजकल का जो कंजस्टेड हमारा इलाके हैं, शहर हैं, बीमारियां ज़्यादा हो गई हैं, पानी खालिस नहीं है, मसाइल ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से लोगों को जब कहीं से कोई रिलीफ़ नहीं मिलता, इलाज वगैरह महंगे हैं, लोग वहाँ नहीं जाते, तो लोग फिर पीर परस्ती की तरफ मैक्सिमम तौर पर रुझान उनका है कि पीर साहब 100-200 रुपया ले लेते हैं और वो उनका इलाज, बाज़ औक़ात अल्लाह ताला की तरफ से उनको आराम भी आ जाता है तो वो समझते हैं कि पीर की तरफ से है। तो अब ये भी देहात में एक मज़ार टाइप बना हुआ है जहाँ पर लोग दूर दूर से अपनी मन्नतें मांगने के लिए आते हैं और इसके चारों तरफ खेत ही खेत हैं। बिल्कुल यहाँ पर रास्ता भी आने का एक तंग सा रास्ता था जहाँ से गुज़र कर मैं आया हूँ। बाकी यहाँ पर इसके चारों तरफ दूर से अगर कोई जा रहा हो तो उसको ये नज़र भी नहीं आता, लेकिन अगर कोई करीब से गुज़र रहा हो तो उसको ये नज़र आता है। मैं भी आज करीब से गुज़र रहा था, मुझे इसका कोई पता नहीं था, तो पूछने पर मुझे पता चला कि यहाँ जी इसका नाम जो है, ये जो मज़ार है ये पीर करियाँ वाला साहब का है। तो मैंने कहा अपने व्यूवर को भी दिखा दूँ कि यहाँ करोड़ लालीसान में एक मज़ार देहातों में इस सीड फार्म के पीछे, ज़राई एग्रीकल्चर फार्म के पीछे, एग्रीकल्चर जो हमारा सरकारी बिल्डिंग्स हैं, एग्रीकल्चर के ऑफिसेज़ हैं, उनके पीछे एक मज़ार मौजूद है पीर करियाँ वाला का, जहाँ पर लोग अपनी मन्नतें मानने, वो उनका उस आदमी का कहना था कि दूर दूर से लोग आते हैं। तो ये भी आपको दिखाना था, आपको दिखा लिया। मैंने कहा चलो व्यूवर को आज ये एक नई चीज़ भी दिखा दे
جس سے وہ بھی اس کو سمجھ سکیں کہ پیر پرستی جو ہے وہ کہاں کہاں موجود ہے پاکستان میں۔ اب پیر کریاں والے کی قبر سے ہو کر، مزار سے ہو کر میں واپس جا رہا ہوں راستے سے۔ یہاں بھی راستہ کچا ہے، دیہاتی راستہ ہے، لیکن اس کے چاروں طرف جو درخت لگے ہوئے ہیں وہ مجھے بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، اور ان درختوں کی وجہ سے یہ روڈ بھی بڑا خوبصورت لگ رہا ہے۔ اور یہاں پر ویری کول بریز، بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور نہانے کے بعد تو وہ ویسی ٹھنڈی لگ رہی ہے۔ ویسے بھی مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ دیہاتوں میں اگر آپ رہتے ہوں تو آپ زیادہ کمفرٹیبل رہتے ہیں۔ دیہاتوں کی لائف جو ہے، ویلیج لائف، ایک پرسکون لائف ہوتی ہے، جہاں پر ہر طرف آپ کو درخت ہی درخت، آپ کو تازہ ہوا ملتی ہے، اور ہر جگہ جہاں بھی، یہاں پر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ درختوں کی چھاؤں کے نیچے پنکھے کے بغیر پرسکون نیند سو رہے تھے، اور یہ نیند یقیناً بغیر پیسے کے خریدی ہوئی ایک گاڈ گفٹڈ ہوا ان کو مل رہی تھی۔ شہروں میں ہم ٹھنڈی ہوا میں پنکھے کے نیچے یا اے سی کے نیچے رہتے تو ہیں، لیکن ایک ماہ بعد جو ہمارا بل آیا پڑا ہوتا ہے 50,000، آج کل 40,000، 60,000، لیکن دیہاتوں میں رہنے والے لوگ درختوں کے نیچے بغیر کسی خرچ کے بالکل پرسکون ٹھنڈی ہوا میں سو رہے ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ کہنا بہت جو ہے نا ضروری ہے کہ دیہاتی لائف کے بھی شہر کی لائف کی نسبت بہت سے ایڈوانٹیجز ضرور ہیں۔ کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی جو ہے وہ بڑی پرسکون ہے۔ میں نے ان کو، یہاں پر لوگ سوئے ہوئے تھے، میں نے دیکھا بالکل وہ درخت کے نیچے چارپائی بچھا کر سوئے ہوئے تھے، اور بڑی پرسکون نیند سو رہے تھے۔ اور اب یہاں پر بھی اگر دیکھیں آپ، چاروں طرف پودے ہیں، اور وہ تیز ہوا چل رہی ہے، بڑی ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے۔ مجھے بھی بہت زیادہ ٹھنڈک کا احساس ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کی اچھی اچھی اور ویڈیوز اور ایونٹس اور دیہاتوں کی لائف انجوائے کرنی ہے تو میرے یوٹیوب چینل دا لیجنڈ آف دا ایرا کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھی اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز، ویلیج لائف کی ویڈیوز، مختلف ایونٹس کی ویڈیوز، امپارٹنٹ پالیٹکس کی ویڈیوز اس چینل پر ملتی رہیں گی۔ شکریہ۔